कैसे हैं आप सब? आयुष कॉमर्स वर्ल्ड की जानिब से आप लोगों को कैश फ्लो का एक क्वेश्चन समझाया जा रहा है। 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन है कैश फ्लो का, जिसमें आपको 2 सालों का डेटा दिया हुआ है 1996 और 1997। सेम क्वेश्चन 2012 प्राइवेट में आया हुआ है बीकॉम के अंदर। ठीक है। आपके पास कैश का बैलेंस शो हो रहा है 4000 और 1997 में जब अगले साल आप आए तो आपके पास 12,000 का कैश शो हो रहा है। इसी तरह से आप पूरा देखते गए कि अकाउंट रिसीवेबल जो था वो 1996 में 50,000 शो हो रहा था, लेकिन 1997 में 40,000 हो गया, यानी अकाउंट रिसीवेबल आपका कुछ कम हो गया। इसी तरह से मर्चेंडाइज़ का भी आप कंपेयर करते जाएंगे। मर्चेंडाइज़ 1996 यानी जो पहला साल था उसमें 1,30,000 थी, और अब जब नेक्स्ट ईयर में आए तो आपके पास 95,000 रहेगी। डेट मीन्स कुछ आपने यूटिलाइज़ कर ली होगी या इसमें भी डिक्रीज़ आया है। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, पहले 3,000 थे अब 7,000 हो गए, इनमें इंक्रीज़ हुआ है। लैंड में क्या हुआ है, 75,000 की पहले लैंड थी आपके पास, अब 65 की रह गई है। दैट मीन्स आपने कोई ना कोई लैंड जो है वो सेल की है, कुछ उसका पार्ट आपने सेल किया है। बिल्डिंग आपकी 1,25,000 की पहले थी, अब 2 लाख की हो गई, बिल्डिंग में इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स या तो आपने परचेज़ की है। इक्विपमेंट में क्या हुआ है, इक्विपमेंट आपका 10 का था अब 18 का शो हो रहा है, तो इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा, रिटेन अर्निंग आपके पास डेबिट में दी हुई है 1997 की। रिटेन अर्निंग जब भी डेबिट में होती है लॉस होता है। और क्रेडिट बैलेंसेस में आपको क्या क्या दिए हुए हैं, 1996 में हम जब देखते हैं तो हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेब्ट का बैलेंस है 5,000, और 1997 में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट का ही बैलेंस जो है वो 4,000 है, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अलाउंस फॉर बिल्डिंग में आप जब देखते हैं तो पहले 27,000 बिल्डिंग का था, लेकिन अब जब आप नेक्स्ट ईयर में आते हैं 97 में आते हैं तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन अलाउंस शो हो रहा है वो 30,000 हो रहा है। तो आपको पता है कि बिल्डिंग की और कोई भी चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दी हुई, तो सिंपल ये कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो होगा वो 27 और 30 का डिफरेंस होगा, यानी 3,000 रुपीज़। ठीक है। अलाउंस फॉर इक्विपमेंट भी आपको दिया हुआ है। इक्विपमेंट का आपको क्या बताया कि 5,000 पिछले साल में था, अगले साल में 3,000 रह गया, इसमें कुछ डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन इक्विपमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जब एडिशनल डेटा में आप आएँगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि इक्विपमेंट के हवाले से इन्होंने मज़ीद कुछ डिटेल दी हुई है। इसके अलावा फिर आप आते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस भी आपको दिए हुए हैं। अकाउंट पेबल में भी आप देख लेंगे कि इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, और सब चीज़ें आप पढ़ते जाएँगे। लॉन्ग टर्म लोन्स में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। और कैपिटल में ज़रा आप देख लें, कैपिटल आपका पिछले साल 2 लाख रुपए का था, इस बार जो है वो आपका 2,50,000 शो हो रहा है। दैट मीन्स 50,000 कैपिटल आपने मज़ीद जो है वो रेज़ किया है, पब्लिक से को शेयर इशू किए हैं। अच्छा, रिटेन अर्निंग 1996 की जो है वो क्रेडिट में शो हो रही है, दैट मीन्स सही है, नॉर्मल बैलेंस है, प्रॉफिट हुआ है, और ये 10,000 की है। सबसे पहला स्टेप जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो आप लोगों को पता ही है, पीबीआईटी यानी नेट इनकम बिफोर इनकम एंड टैक्स आप निकाल रहे होते हो। तो अभी बहरहाल इसका एडिशनल डेटा पढ़ लेते हैं। एडिशनल डेटा के अंदर ये क्या क्या बातें हमें बता रहा है, जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा है। During the year, land costing 10,000 was sold at a gain of 5,000। आपने क्या किया था ड्यूरिंग द ईयर, यानी इन 2 सालों के बीच में आपने क्या किया, आपने 10,000 की जो लैंड थी जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, वो आपने 15,000 रुपये में बेच दी। कोई आम से पर्सन भी होगा तो वो भी फ़ौरन बता देगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है 5,000 का, सीधा सीधा। ठीक है। इसके बाद ओल्ड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10,000, ओल्ड इक्विपमेंट थी जो आपकी 10,000 की कॉस्ट लगती थी, जिसे आपने सेल कर दिया है 2,000 रुपीज़ पर। तो अगर बज़ाहिर तो ये आपको लॉस लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि लॉस यहाँ पे ना हो रहा हो। आपको इसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, आपको इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप इसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, फ़ॉर्मूलाज़ लगाएंगे, टी अकाउंट बनाएंगे, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से श्योर होकर बता सकेंगे कि क्या आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल के पहले स्टेप की तरफ। सवाल का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमें नेट इनकम निकालनी होती है, जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था पीबीआईटी, यानी प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आपका जो भी फाइनल ईयर होता है, करंट ईयर, जैसे अभी आपको 2010 और 2011 का डेटा दिया हुआ है, तो डैट मीन्स करंट ईयर आपका 2011 होगा। आपको जो भी 2011 में यानी करंट ईयर में जो भी आपकी रिटेन अर्निंग होगी, उसे आप ऊपर रखते हैं और उसमें से प्रीवियस ईयर की रिटेन अर्निंग को माइनस
माइनस करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मसला था, यहाँ पे करंट ईयर की जो रिटेन अर्निंग थी वो डेबिट साइड पे शो हो रही थी, दैट मीन्स वो लॉस शो हो रहा था, नेगेटिव शो हो रही थी। दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने 10,000 को ब्रैकेट में दिया है। अच्छा, हमें फार्मूला का लेस लगाया, रिटेन अर्निंग जो प्रीवियस ईयर की होती है वो हमें माइनस करवानी होती है, तो डैट मीन्स 10,000 थी वो हमने लेस करवाई। तो यहाँ पे हमारे पास नेट लॉस आया, कितना आया, 20,000 रुपीज़ का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो चुका है, इसकी मदद से हम पूरा क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स जो हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं 20,000, हाँ 20,000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, हमने 20,000 वो रखा। और फिर हमने उसके अंदर एडजस्टमेंट करवानी है नॉन कैश आइटम्स की, ऐड करवाना होता है हमने नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स कौन कौन से होते हैं, एक तो डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, और गेन्स वगैरह होते हैं, और लॉसेस वगैरह होते हैं, जो कि नॉन कैश आइटम्स हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का, अभी हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का कोई एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं गिवन, ना उसने ये बोला कि बिल्डिंग सेल हो रही है, ना उसने ये कहा कि बिल्डिंग परचेज़ हो रही है, ना उसने कहा कि बिल्डिंग के साथ कोई और मसला है, कोई एडजस्टमेंट बिल्डिंग की नहीं दी हुई थी। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे जो बिल्डिंग का इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था अलाउंस, प्रीवियस ईयर का अलाउंस और करंट ईयर का अलाउंस, हमने उसको माइनस करवाया, जो डिफरेंस आया वो 3,000 रुपीज़ आया। दैट मीन्स 3,000 रुपीज़ इस मंथ, ये जो बीच की ड्यूरेशन है इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे 3,000 रुपीज़ ही इन्होंने लिखा है। और 3,000 रुपीज़ आया कैसे है, आप लोगों ने सिंपल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग उसको माइनस करवाया। अब इसके बाद आपको इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन चाहिए था, यहाँ पे आके स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। इसकी कंप्यूटेशन मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगी, और से देखिएगा, अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे बहुत आसान रहेगा। डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट को क्यों ये बिल्डिंग के तरीके से नहीं निकाला, इसका भी तो दिया हुआ है आपको अलाउंस, आप इसका भी करते सिंपल 5,000 में से 3,000 माइनस करवाते, 2,000 लिख लेते डेप्रिसिएशन। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इक्विपमेंट जो थी वो आपकी सोल्ड हो गई है 10,000 से। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ मिसिंग चीज़ें हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, आपने है क्या करना है, इक्विपमेंट का सबसे पहले एक अकाउंट बनाना है। इक्विपमेंट का आपने टी अकाउंट बना लिया, जैसे टी अकाउंट कहते हैं, आपने इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाया। अब मुझे ये बताएं, इक्विपमेंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, आपने इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस इधर लिख लेना है। अब इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस होगा वो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। प्रीवियस ईयर पे देख लेते हैं, 1996 हमारा प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर पर इक्विपमेंट जो है वो 10,000 की हमारे पास शो हो रही है। हमने ओपनिंग बैलेंस में 10,000 रुपये यहाँ पे हमें लिख लेने चाहिए, 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इक्विपमेंट को सेल भी करें, डिस्पोज भी करें, वटेवर, अगर हमारे बिजनेस से वो इक्विपमेंट उठ कर जा रहा है, सेल हो रहा है या डिस्पोज हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से मिल गया। ये 10,000 की इक्विपमेंट जो है वो सेल हो रही है, तो हमने डिस्पोजल को यहाँ पे लिख लेना है 10,000 से। अच्छा, अब क्लोजिंग में क्या आएगा, क्लोजिंग भी हमने उसको लिखने की एंडिंग क्या बैलेंस है इक्विपमेंट का, तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। वो करंट ईयर में जो भी इक्विपमेंट की अमाउंट शो हो रही थी, करंट ईयर में इक्विपमेंट की अमाउंट शो हो रही है 18,000 रुपये। तो आपको 18,000 रुपये शो हो रही थी, आपने फटाफट क्या किया, आपने क्लोजिंग बैलेंस की जगह क्या किया, यहाँ पे 18,000 रुपये लिख दिए। जब आपके पास ये तमाम चीज़ें आ गई, तो आपने जब डेबिट साइड को टोटल किया, और अभी आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये आपने इस साइड का टोटल किया, तो आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ कमी है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग अमाउंट आएगी ना, जो वज़न कम पड़ेगा वो आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बेसिकली कैश की अमाउंट होगी, और इसका मतलब ये होगा कि इतनी अमाउंट से आपने मज़ीद इक्विपमेंट परचेज़ की थी, जिसे शायद आप रिकॉर्ड करने से रह गए हैं, या एग्ज़ामिनर ने जानबूझकर आपको ये चीज़ नहीं बताई। ये कैसे आएगी, बैलेंसिंग फिगर, आपके पास ये चीज़ आपने पुट की, ये चीज़ पुट की, और क्लोजिंग बैलेंस पुट किया, उसके बाद आपने सारा इसको बैलेंस करवाया, तो आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट बची वो आपके पास क्या ही, परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट की अमाउंट निकल आई।
अब परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट की तो आपके पास अमाउंट निकल आई है, ये आपको अपने सॉल्यूशन में चाहिए होती है। अब आपको उसका चाहिए था डेप्रिसिएशन। बेसिकली हमने कंप्यूटेशन किस लिए की थी? डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन हमें पता है कि हमें अलाउंस के कॉलम से फाइंड आउट होता है, तो हमने क्या किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट का भी हमने टी अकाउंट बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी अकाउंट बना हुआ है। इसमें भी हमने क्या करेंगे, पहले जस्ट चीज़ों को पुटअप करेंगे, जो जिस चीज़ की जगह है हम उसे वहीं रखेंगे। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, वो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखना है। अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ हमने लिखना है। और सेल हमने जो की है, बेसिकली सेल हमने की है 10,000 की, वो हमने सेल यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा। ये देखें, ये वाली साइड पे आपका बैलेंस बचेगा। इस बैलेंस को आपने कहना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और यही जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, यही जो आपका बेसिकली बैलेंस बचेगा, इसी बैलेंस को आप क्या कहेंगे, इसी बैलेंस को आप कह रहे होंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दी ईयर। और यहाँ पे 8,000 रुपये इसी तरह से आएगा। आप लोग कंप्यूटेशन ज़रूर करके देखिएगा, 8,000 ही आएगा आपके पास। अच्छा, इसके बाद हम चीज़ें मज़ीद पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है। इसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट हो गया। अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ लैंड। भाई लैंड 10,000 की थी, आपने 15,000 में बेची, तो डैट मीन्स 5,000 का सीधा सीधा जो आपके पास गेन आया, आपने गेन लिख दिया। गेन ऑन डिस्पोजेबल ऑफ इक्विपमेंट, अब ये कैसे कंप्यूट होगा, ये इस तरीके से कंप्यूट होगा बुक वैल्यू के फॉर्मूले से। अच्छा, बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, ये रहा हमारे पास बुक वैल्यू का फॉर्मूला, यानी सी माइनस कॉस्ट। सी कॉस्ट के लिए रिप्रेजेंट किया मैंने। कॉस्ट में से जब आप अलाउंस जो है वो माइनस करवाते हैं, तो आपके पास आ जाती है बुक वैल्यू। अलाउंस कौन सा, जो करंट ईयर का करंट मंथ जो है डेप्रिसिएशन है, इसी टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन है। तो कॉस्ट आपकी जो थी इक्विपमेंट की, जो आपने सेल किया था, उसकी 10,000 थी। एडजस्टमेंट डेटा से आपको यहाँ पे मिल भी जाएगी। या देखिए, आपको यहाँ पर 10,000 इन्होंने शो करवाई थी। 10,000 की आपने चीज़ बेची, 10,000 उसकी कॉस्ट थी। अच्छा, 10,000 उसकी कॉस्ट थी। अच्छा, अब आपने खुद कंप्यूटेशन की थी, खुद आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द टाइम पीरियड निकाला था, तो वो आपने 8,000 रुपये निकाला था। भाई ये पुराना था, ऊपर देखें ये ओपनिंग वाला पुराना था, एंडिंग वाला अभी का है, डिस्पोजेबल वाला ख़त्म हो गया। तो टाइम पीरियड, बेसिकली इस टाइम पीरियड के अंदर जिसमें हम वर्किंग करें, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो इससे हुआ सिर्फ यही बचता है ना। तो ये ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और यही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये 8,000 रुपये हम इस 10,000 रुपये से माइनस करवा देंगे। देखिए, 8,000 हम इसमें से जब माइनस करवाएंगे 10 में से 8, तो डैट मीन्स हमारी बुक वैल्यू आई, कितनी आई, 2,000 रुपये। अच्छा, 2,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू आ रही है, यानी हमारे अकॉर्डिंग, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमारी एसेट की वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 2,000 रुपये बननी चाहिए। लेकिन कि हम जब इसको सेल करने जा रहे हैं, तो कस्टमर से हम इसको 2,000 रुपये में तो सेल कर रहे हैं, तो डैट मीन्स हमें 2,000 का सीधा सीधा गेन तो हो रहा है। हम 2,000 पे 2,000 की हमारी चीज़ थी, और 2,000 पे ही हम उसे बेचने जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। हमने तो ये एसेट उठा के डिस्पोज़ करनी थी, इस एसेट को ख़त्म करना था, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल हो रहा है, दैट मीन्स गेन हो रहा है। तो वो 2,000 रुपीज़ यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें रिसीव हो गया। यहाँ पे तो ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें रिसीव हो गया। तो ये 2,000 का इसको सीधा सीधा गेन हो रहा है। तो ये जो गेन है 2,000 रुपीज़ का, यही भी देखें बेसिकली यहाँ पे आपने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब क्या चीज़ ऐड होती है, क्या चीज़ लेस होती है, इसका आपको देख लें। डेप्रिसिएशन आपका ऐड होता है, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है, गेन जो होता है जो भी, वो आपका लेस होता है, गेन आपका लेस होता है, और लॉस जो होता है वो ऐड होता है। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है, इसमें पूरा फार्मूला वाइज सब चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने, हमारे पास ये आ गया ऑपरेटिंग लॉस। टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 16,000 रुपये का आ रहा है, जब इन दोनों को इसमें से मैंने माइनस करवाया। बेसिकली फाइनल कॉलम पे आंसर चीज़ें चल रही हैं। तो चलें, हम अब तक चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो है कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ हम देखते हैं। हमें पता था कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल में बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अकाउंट रिसीवेबल जो था वो आप, उसकी भी मैं हम कंप्यूटेशन करते हुए चलते हैं, कोई मसला नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल देखें, अकाउंट रिसीवेबल आपकी करंट एसेट है, और करंट एसेट आपका बताया जा रहा है कि पहले साल में आपका 50,000 था, अगले साल में वो 40,000 हो गया।
लेकिन आपको पता है कि जब भी अकाउंट रिसीवेबल की बात आती है तो इससे एक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, जिसे हम कह रहे होते हैं अलाउंस फॉर बैड डेbt। क्रेडिट साइड पर टॉप पे दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेbt। तो यहाँ पे ये भी तो शो हो रहा है, तो डेट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अलाउंस फॉर बैड डेbt कहते हैं वो पैसा जो आपको उम्मीद हो कि वो डूब जाएगा या वो अब आपको कस्टमर नहीं पे करेगा, तो आप उसका भी एक अलाउंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आपको पता चला कि ये भी है। आपने क्या किया, सिंपली आपने क्या किया, 1996 में आपको आपको कितना पैसा लेना था कस्टमर से, 50,000 पैसा लेना था। 1996 का ही जो है ना वो अलाउंस कितना है, 5,000। आपने 50 में से क्या किया, 5 माइनस करवाए, आपके पास आ गया 1996 का नेट अकाउंट रिसीवेबल, आपके पास आ गया 45,000। अच्छा, इसी तरह से आपने क्या किया, आपके पास आपको पता था कि आपको 1997 में लेने हैं 40,000, और 1997 का ही जो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट है वो है 4,000। तो डैट मीन्स 40 में से आपने 4 माइनस करवाया, आपके पास क्या है 36, आई थिंक, हाँ 36 आपके पास है। अब 36 और 45 जो नेट आपके पास निकले थे, उन दोनों का जब आपने डिफरेंस करवाया 36 और 46 कैसे आए, इन दोनों को माइनस करवा कर आएंगे, इसमें अलाउंसेस को माइनस करवा कर, ठीक है। तो वो आपके पास बचेगा 9,000। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेंसिल से किया हुआ, शायद आपको क्लियर ना हो, तो बहरहाल आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। आपने 40, आपका 40 में से आपने 4 माइनस किया, 50 में से 5 माइनस किया, आपके पास यहाँ पे आया 36, यहाँ पे आया 45। 45 और 36 को जब आपने बैलेंस किया तो आपके पास 9,000 रुपीज़ आए, जो नेट इंक्रीज़ हुआ था या डिक्रीज़ हुआ था। ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे आप, सिंपल देखेंगे, पहले साल मेरे पास ज़्यादा चीज़ थी, अब कम है तो डिक्रीज़ है। पहले सही, इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपकी अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज़ हुआ था नेट 9,000। और आपको पता है कि डिक्रीज़ इन एसेट आप प्लस करवाते हैं, और इंक्रीज़ इन एसेट आप माइनस करवाते हैं करंट एसेट। लेकिन जब लायबिलिटी की बात आती है तो इंक्रीज़ इन जो लायबिलिटी होती है वो आप प्लस करवाते हैं, और डिक्रीज़ इन लायबिलिटी आप माइनस करवाते हैं। बस जो करंट एसेट है उसका हिसाब थोड़ा सा उल्टा है। तो आपने बहरहाल ये भी लिख दिया। बाकी तमाम चीज़ों में किस तरह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ आया, मैंने शुरू में क्वेश्चन पढ़ना सिखाया था, तो आप बिल्कुल सिंपल वैसे करेंगे। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल एक्रूड एक्सपेंसेस की एग्जांपल दे रही हूँ। एक्रूड पहले 7,000 के थे, अब 10,000 के होके इंक्रीज़ हुआ, कितने से हुआ, 8, 9, 10, 3,000 से आपका इंक्रीज़ हुआ। तो सब चीज़ें इस तरह से फिलअप हो जाएंगी, लेकिन इस वाले पोर्शन में सिर्फ़ और सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ आएंगी। तो चलिए जनाब, आपका ये पहला वाला तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमने लिखना है कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी आपने देखा लोन्स आपको जो है वो मज़ीद मिले थे। लोन्स में भी कोई डिफरेंस अमाउंट थी, 20,000 की थी। इशू ऑफ शेयर आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि पहले 2,00,000 रुपये थे, फिर 2,50,000 हो गए, दैट मीन्स 50,000 से आपने इशू करवाए होंगे। फिर आप इसको पूरे पैटर्न में लिखते चले जाएंगे। इंक्रीज़ इन नेट का आप इसको सब पूरे इस पैटर्न में लिखते चले जाएंगे। तो आप सारी चीज़ें करेंगे तो आपके पास फाइनल लुक, 1 मिनट दिखाते हैं कैसी आई। तो देखिए आपके पास कुछ फाइनल लुक कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ इस तरह से आ रही है। पूरा आपको एडलेस करवाते जाना है, ठीक है। इस पे हम नहीं जा रहे कि क्या करवाना है। आप ज़रा वीडियो को पॉज़ करके यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे। मेरा मकसद यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन समझाना था, तो हम कंप्यूटेशन पे ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने सब करवाया, तो बेसिकली अगर आप लैंड का अकाउंट ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लैंड में क्या था, सिंपल उसने क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल दिया था लैंड में, कि आपकी जो लैंड है वो 10,000 की थी और आपने उसे 15,000 में बेच दिया था। यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, सीधा आपको समझ में आ रहा है कि 5,000 का गेन हो गया आपको, 10,000 की आपकी एक्चुअल चीज़ थी। लेकिन जो आपकी इक्विपमेंट थी वहाँ पे थे आपके सही वाले मसले। इक्विपमेंट इसने 10,000 की बेची थी, लेकिन वो कितने में गई थी, 2,000 रुपये में गई थी, और इक्विपमेंट के ऊपर भी ढेर सारी चीज़ें थी। इक्विपमेंट के अलाउंसेस भी थे। आपको पता है लैंड का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड वाहिद फिक्स एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती।
तो लैंड का तो कोई अलाउंस का चक्कर नहीं था, सिंपल सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन आपको जब भी एडजस्टमेंट डेटा में कोई एसेट दिखे और उसके साथ ऊपर भी उसकी कोई चीज़ें दिखें और प्लस उसका अलाउंस भी दिखे, तो आपको टी अकाउंट बनाना पड़ता है और आपको ये वाला पेज फॉलो करना पड़ेगा। इस पेज को आप लोग फॉलो करें, भले ही डिस्पोजल का जो ये अकाउंट है ये आप मत बनाएं, सिर्फ यहाँ तक जो है आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। दोबारा हम इसे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इक्विपमेंट का आप टी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जिसको आपने डिस्पोज करवा दिया उसे यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी इस डेबिट में से इस वाली क्रेडिट को माइनस करवा के वो बैलेंसिंग फिगर बेसिकली आप यहाँ लिखेंगे। और ये क्या होगी, ये बेसिकली होगी कि आपने कितना एसेट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपने परचेज़ किया है। ये इंक्रीज़ इन एसेट या परचेज़ ऑफ एसेट के नाम से आपका यहाँ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे आप इस सेक्शन में देख भी सकते हैं, परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट आपके नाम से यहाँ पे आपके पास यही अमाउंट आ रही है। और 18,000 कैसे आया है, आप इस तरह से कंप्यूटेशन करने के बाद आया। और अलाउंस का हम दूसरा चीज़ बनाते हैं। अलाउंस का क्यों टी अकाउंट बनाते हैं, अलाउंस का टी अकाउंट बनाते हैं ताकि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तक पहुंच सकें। और इसमें भी ये करते हैं, ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, डिस्पोजल को इधर लिखते हैं। इन तीनों साइड्स का टोटल करते हैं, इस वाली डेबिट साइड को इसमें से क्रेडिट साइड में से माइनस करवाते हैं, हमारे पास कुछ बैलेंसिंग आंसर आता है जिसे हम नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द टाइम पीरियड। और भाई बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से उस टाइम पीरियड का जो अलाउंस होता है, उस टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन होता है उसे माइनस करवा देते हैं। कॉस्ट थी 10,000, हमने उसमें से क्या है उस टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन 8,000 हमारा निकला था, निकाला हुआ नहीं है मैंने पूरा, आप देख सकते हैं। बहरहाल आप खुद कंप्यूट करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 8,000 माइनस करवाया तो 2,000 उसकी बुक वैल्यू है इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट की 2,000 वैल्यू है, मार्केट में भी वो 2,000 ही की जा रही है। तो डैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न हो रहा है, तो आपने गेन इसको प्लस कर जो है गेन को क्या किया, माइनस करवा दिया पहले पोर्शन के अंदर। इस सवाल को जस्ट आप जो है आराम से सुकून से देखिए और इसको कोई इतना ज़्यादा कंप्यूटेशन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सा सवाल है, कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रा ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया, मुझे फीडबैक ज़रूर देगा।